तो कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक बिल्कुल क्लियर आ रही है? सभी दोस्तों को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसी एनर्जी इस समय आपकी? मेरी वॉइस क्लियर आप सभी को? नाउ लेट्स मूव ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आज का जो ये टॉपिक है ये एक सीरीज है और इस बार मैं कुछ ऐसे मैथोलॉजीज लेकर आ रहा हूं जिसके माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा डायमेंशन जो है वो कवर होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं और वो है आपके आंसर राइटिंग से पहले क्या करना होता है। इस समय हमारे साथ बहुत से ऐसे बिगिनर स्टूडेंट हैं जो आफ्टर 12th कर चुके हैं, 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, या जिनको 2022 नोटिफिकेशन आ गया है, 2023 2024 ये सब एग्जाम उन्हें देने हैं। तो दोस्तों अब ये बहुत ही हाई टाइम हमारा हो चुका है और इस तरह की क्लासेस के लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है हम इसको करें। अब सवाल है कि कई ऐसे बिगिनर स्टूडेंट होंगे जहां पूछ रहे होंगे कि सर अभी हमने स्टार्टिंग नहीं की है तो हमें इस क्लास की आवश्यकता क्या है, कि अच्छा उत्तर लिखने से पहले ये क्या है, क्या चीज हम ऐसा करें जो हमारे लिए एक बेस तैयार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दोस्तों आप ये भले चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अभी करने की सोच रहे हो, या आपको नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना हो, लेकिन ये तो श्योर है कि आपको ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। ये तो श्योर है कि वहां पर भी आपको अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये भी श्योर है कि आप जहां कहीं भी हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसए की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो अपनी थिंकिंग मैथोलॉजी है, वो दुनिया के सामने आपको रखनी पड़ेगी। तो आज की जो मेरी क्लास है और आगे की जो मेरी क्लासेस हैं वो एक श्रृंखला का हिस्सा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा है, जहां पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं और वो है कि अच्छा उत्तर लिखने से पहले ये क्या करें, हम कैसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को मजबूत कर सकें। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो हम आसानी से अपने सब्जेक्ट को पूरा कर सकें, अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। अभी आप अंडर 12th हैं तो भी आपके सामने बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको अच्छा करना होगा, बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं तो भी आपकी क्लास में आपकी थॉट प्रोसेस यानी आपकी सोचने की शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कैसे प्रश्न सही तरीके से पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे जो है वो एलडब्ल्यूएमआई नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया जाता है, विचारों का सही क्रम क्या होता है, क्या इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्या विचारों के क्रम को भी ट्रेन किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में लगातार हम बात करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी में अच्छा उत्तर लिखना, आंसर राइटिंग करना, इससे पहले कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं, कौन से ऐसे मिथ हैं जो हमें जो है वो बर्बाद कर देते हैं या हमें जो है वो परेशान करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग। यदि हम बात करें, एक बार मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे जब हम बात करते हैं, यानी कि उत्तर लेखन की कला पे जब हम बात करते हैं कि हमें आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, हमें पता है कि मेंस में हमारा जो मार्क्स है वो आंसर राइटिंग पे डिपेंडेंट है। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एसए हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो अपना जो बाकी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो, इन सभी में जब तक आपके पास आपकी जो नॉलेज है उसको अगर आपको पेपर पर उतारने का तरीका आपको नहीं पता, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, तब तक आप कभी भी उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे यूपीएससी में हो, चाहे आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो, या चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, या चाहे आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो। आप ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं पूरे भारत में रिटन होते हैं, ये कोई वाइवा या जो है वो एक ओरल टेस्ट नहीं होता है। आपको जो भी आप जानते हैं वो लिखने की कला, सही ढंग से लिखने की कला ही आपकी आंसर राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन कला
कहलाती है। अब एक बहुत बड़ा इसमें एक मिथ है, और यह मिथ है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। जब तक हमें जो है वो सर हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी तब तक हम नहीं लिख सकते। मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं, और कोई भी बिगिनर अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर सकता है अपने एक बेसिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमसे मिस्टेक कहां होती है। सबसे पहले हमें मिस्टेक होती है, हमें लगता है कि आंसर राइटिंग का मतलब होता है भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना। हमें यह होता है कि पैराग्राफ राइटिंग, इस तरह से ढेर सारा आपको लिखते चले जाना है। और जबकि हमारा दिमाग शुरुआती दौर में जब तक हम इसको ट्रेनिंग नहीं दे देते तब तक इतने भारी पैराग्राफ को समझने के योग्य नहीं होता। तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लिखना कुछ और शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारी बात कहीं और पहुंच जाती है। मानते हैं आप ये बात? आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा, या अभी भी आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर ऐसा होता होगा कि जब आप क्वेश्चन कुछ और लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि अपनी बात से कहीं दूर हट जाते हैं। शुरुआत में स्कूल और कॉलेज में ये थोड़ी बहुत गलतियां चल जाती हैं। स्टूडेंट टीचर के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, हम टीचर को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर ये बात दब जाती है। लेकिन जब आप यूपीएससी जैसी बहुत ही गंभीर एग्जाम में आ जाते हैं जहां राइटिंग आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है, क्या मैंने कहा? जहां राइटिंग आपकी पर्सनालिटी का इंडिकेशन होती है, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है ये आपकी लेखनी तय कर देती है, तो वहां पर जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। जब आपकी कॉपियां देश के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर्स, अपने सब्जेक्ट के लीजेंडरी विद्वान, जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, जब ऐसे लोगों के हाथ में आपकी कॉपियां जाती हैं तो आपसे वो उतनी ही जो प्रिसीजन है, जो उतनी ही उच्च गुणवत्ता है, उसी तरह के एग्जाम्पल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सी चीजों से आपसे जो है वो उम्मीद करते हैं। पर सवाल है कि इतना बड़ा जो उत्तरदायित्व है, जो इतना बड़ा बोझ है, उसको हम लोग कैसे डील करें, कैसे समझे? आज की मेरी क्लास उसी के बारे में शुरुआती दौर आपको बताने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, अपनी कॉपी में लिखिए पैराग्राफ नहीं लिखना है। चलिए लिखिए, साथ साथ शुरू करिए। आज के बाद अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं और मास्टर बनना चाहते हैं उस आर्ट में, जो आर्ट आपको सक्सेस का दरवाजा धक्का देकर खोल देगी, तो सबसे पहले आज एक बात लिखिए कि अब अगर ओजांग सर के साथ मुझे आंसर राइटिंग करना है तो मुझे सबसे पहले पैराग्राफ लिखना छोड़ना पड़ेगा। वो इंट्रोडक्शन यानी कि जो प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, मुझे वो सारी चीजें आज से बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है? सबसे पहले मैंने हमेशा कहा कि पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। तो पहले जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप जो लिखने की आदत है, उसको आज के बाद आप मेरे साथ जो है वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। नंबर 1। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगर हम इस चीज को खत्म कर देते हैं तो हमें करना क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, आप जो कुछ भी अपनी कॉपी में लिखते हैं वो अपने थॉट प्रोसेस से लिखते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होती है जब आप इतने भारी भरकम बोझ को ले लेते हैं। पहली बात, आप डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, कहां से शुरू हुआ, कैसे आगे स्ट्रक्चर करना और कहां खत्म करना है। आपने खुद आंसर राइटिंग की होगी, क्या ऐसा समस्या आती है? क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा, लिखते लिखते अरे यार लग रहा है कि मैं वही बात पहले भी लिख चुका हूं, फिर वही बात लिख रहा हूं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? अगर होता है तो आप लगातार, आपका दिमाग ट्रेन नहीं है इतने भारी भरकम बोझ को उठाने के लिए। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने, नहीं तो पता चला इस चक्कर में आपको अपने ऊपर डाउट हो जाएगा कि शायद मैं इस एग्जाम के योग्य नहीं हूं और लगता है कि मुझसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा। कई बच्चों ने जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हम अच्छा आंसर नहीं लिखा, और यह बात उन्होंने मुझे लिखकर बताई कि मैं सर अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रही हूं। तो हमेशा अपने ऊपर पहले बिलीव करना सीखिए कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं, और बस आपकी टेक्निक सही कर देने की बात है, उसके बाद यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ पैटर्न्स, यानी आपको पैटर्न पहचानने में बहुत दिक्कत होगी। मुझे एग्जाम में किस हिसाब से लिखना है? आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं? हर क्वेश्चन की भाषा, उसके कीवर्ड, उसका ओरिएंटेशन, उसका जो अंतिम बिंदु कंक्लूजन होता है, वो सब बिल्कुल अलग अलग होता है। यूपीएससी उनके माध्यम से बहुत कुछ आपसे जानने का प्रयास करती है। और तीसरा, स्ट्रगल टू अरेंज, यानी थॉट्स, तो दिमाग में ऐसे खूब ढेर सारे थॉट्स आते हैं। आप किसी भी बात पे लिखना शुरू करो, आप उसको अरेंज नहीं कर पाओगे कि मैं इसमें पहले किसको रखूं, बाद में किसको रखूं, सही क्रम क्या होगा मेरे थॉट्स का, और नतीजा क्या होता है? आपका आंसर राइटिंग और सबसे महत्वपूर्ण जो 250 मार्क्स का एस्से आता है, वो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें इन सभी चीजों पर पूरा फोकस करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओजांकियंस का वे क्या है, ओजांकियंस किस तरह से अपना काम करते हैं। मैं पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, अब उसी के आगे आज मैं बात करूंगा, और एक बहुत ही बेसिक, बहुत बिगिनर के लेवल से शुरू करूंगा। लेकिन नियम नंबर 1,
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब तक आप मेरे साथ इस पूरी क्लास में हैं तब तक आपको इस मेथड में अब लिखना छोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर बन सकें, आप चाहते हैं कि आपके आंसर में डायमेंशंस ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो, जैसे हम लोग कहते हैं बहुआयामी, इंटरडिसिप्लिनरी आंसर लिख सके, यानी अंतर विषय, कई विषयों को जोड़कर उनके क्रक्स को निकालते हुए अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आंसर का प्रवाह यानी फ्लो बना रहे, तो आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि प्रवाह विचारों का होता है, यानी फ्लो जो होता है वो थॉट्स का होता है। आई हैव टू जनरेट थॉट्स एंड अरेंज एंड रीअरेंज द थॉट्स अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो पहले थॉट को जनरेट करना, फिर थॉट्स को अरेंज करना, फिर रीअरेंज करना, यही सबसे जरूरी काम होता है। तो आज के बाद आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या होगा। वो जानकिंस करते क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे और हम 4 स्टेजेस में अपनी शुरुआत करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले, ये सिर्फ आपके आंसर राइटिंग के लिए नहीं, आपके सोचने समझने के तरीके, आपके व्यक्तित्व, आप किस तरह से सब्जेक्ट को तोड़ते हैं, ये सब कुछ ये 4 स्टेप्स तय करते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, यानी सबसे पहले मेरे विचार किस रूप में आते हैं, यह सबसे जरूरी होता है। इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों की उत्पत्ति, हमें सबसे पहले अपने विचार उत्पन्न करने सीखने पड़ेंगे, राइट। सबसे पहले हमें अपने इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स हमें चाहिए होते हैं, यानी हमें अपने सबसे पहले विचार उत्पन्न करने होंगे। विचार स्पॉन्टेनियस होते हैं, किसी भी बिंदु पर, किसी भी विचार पर मैं कितने डायमेंशन क्रिएट कर पा रहा हूं, सबसे पहले हमारा यह काम होता है। पहली स्किल जो आपको सीखनी है, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स पे सीखनी है। दूसरा हमारा जनरेशन ऑफ थॉट्स, राइट, यानी कि इसमें क्या होगा, एक साइंटिफिक मेथड से मुझे अपने जो पहले विचार उत्पन्न हुए, जैसे कुएं से जब आपको पानी निकालना होता है तो क्या होता है, रस्सी और एक बाल्टी होती है, बाल्टी अंदर जाती है, पानी को अपने अंदर भर लेती है, और फिर हम क्या होता है, रस्सी की मदद से उस बाल्टी को बाहर निकाल लेते हैं। हमारा दिमाग भी एक कुएं की तरह है, उसमें ढेर सारे विचार हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पॉन्टेनियस थॉट्स हैं, यानी कि जो अभी पहला हमारा थॉट आया है उसी के साथ अगली, यानी रस्सी के साथ बांध कर, ये रस्सी का काम करेगा, अन्य थॉट्स को आपको खींचकर लेकर आना है, यानी डीपर हैं, जो गहरे हैं, जो अंदर छुपे हुए थॉट्स हैं, उनको निकालकर बाहर लाना पड़ेगा। अगर मेरे पास थॉट्स आ गए, यानी कि अगर मेरे पास खाना बनाना और मेरे पास सामान उपलब्ध है, तो मेरा खाना बहुत अच्छा बनेगा, अगर मुझे खाना बनाने का मेथड आता है तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ थॉट्स हो गया, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, यानी जो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस उठ रहे हैं। दूसरा जनरेशन ऑफ थॉट्स, अभी सिखाऊंगा आपको जनरेशन ऑफ थॉट्स, यानी कैसे हमें विचारों को उत्पत्ति करना है। फिर अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, लिखो, विचारों के क्रम को व्यवस्थित करना, यानी कौन सा विचार पहले और कौन सा विचार बाद में, विचारों के क्रम को व्यवस्थित करना, लिखो, विचारों के क्रम को व्यवस्थित करना। तीसरा, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे यहां थोड़ा सा इन चीजों से आपको दूर रखा जाता है, और यहां पर हमें ये चीजें सीखना ही पड़ेगा। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स, यानी जो आपने विचारों को अरेंज कर लिया कि मुझे सबसे पहले इसके बारे में लिखना है, फिर इसके बारे में लिखना है, उसके बाद आपको आपका हाथ उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लिखो, विचारों का निष्पादन, विचारों का निष्पादन, विचार आपकी आंखों के सामने आने चाहिए, विचारों का निष्पादन। जब आप इनको सही ढंग से अरेंज अपनी कॉपी में कर लेंगे, इसी को हम लोग आंसर राइटिंग कहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप आंसर राइटिंग, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करें, साहब 50 क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया आपसे, क्या ये आंसर राइटिंग है? नहीं, ये आंसर राइटिंग नहीं है। आपने तो किसी क्वेश्चन को उठाकर दोबारा अपनी कॉपी में लिख लिया, उसको याद कर लिया, लोगों को लगता है दिस इज आंसर राइटिंग। नो 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 नो, जब तक कि आप इस थॉट को प्रॉपरली रीअरेंज करके, आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे थॉट्स कैसे जनरेट करने हैं, प्रोसेस कैसे करना है, तब तक आप कभी भी थॉट्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन। 4 आयाम हो गए। पहला है इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, कैसे हम विचारों को उत्पत्ति करते हैं। दूसरा जनरेशन ऑफ थॉट्स, तीसरा अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, और चौथा एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट, यानी कि विचारों का निष्पादन। ये 4 प्रक्रियाएं आप मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करेंगे आज से। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो मैं परंपरागत तरीके से लिखता हूं, याद रखिएगा, जो मैं परंपरागत तरीके से लिखता हूं मुझे वो बंद करना पड़ेगा। यानी जैसे मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखता हूं, मुझे वो बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इस कंडीशन में आपका दिमाग जो होता है वो लीनियर थॉट्स में चला जाता है। एक्चुअली आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा, आपका माइंड कभी भी इस पैटर्न में नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचता है, राइट। आपका दिमाग स्पॉन्टेनियस सोचता है। विचार जो होते हैं वो
तीन आयामों में, थ्री डायमेंशनल वे में बाहर निकलते हैं। वो हर डायमेंशन, हर डायरेक्शन की तरफ भागते हैं और विचार यहां पर बहुत तेजी से फैलते हुए चले जाते हैं। विचार बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपने न्यूरॉन्स को देखेंगे, जो आपके दिमाग की इकाई है, आपका न्यूरॉन्स कैसे होता है पहले ये समझें। आपका न्यूरॉन्स ऐसे होता है, ये आपके न्यूरॉन्स हैं, यानी आपके दिमाग की वो सोचने वाली इकाई, ये हर डायरेक्शन में फैली हुई है, राइट। ये इस डायरेक्शन में भी है और ये अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर भी है, ये हर डायरेक्शन में है। विचार इसी तरह से निकलते हैं। जब किसी भी चीज पे आप विचार करते हैं, आप उसको पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये हर डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। यानी कि क्या होता है, ये मल्टीलैटरल, हर तरफ से ये मूवमेंट करता है। विचार कभी भी, जब भी आप विचारों को इस रूप में डालना शुरू कर देते हैं, ये स्टक हो जाता है, ये रुक जाता है, फिर कहते हैं मैं पता नहीं क्यों सोच नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं अगली बात जोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं, पता नहीं मैं इंटरडिसिप्लिनरी क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब आंसर लिखने जा रहा हूं तो एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के लिख रहा हूं। तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करते रहते हैं, जो हमें कहावत कही जाती है। इसका कुल मिलाकर मतलब होता है कि आप बार बार एक ही बात को लिखते हो और आप जाकर कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, सर मैंने पूरा आंसर लिखा था, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। कहां से नंबर अच्छे आएंगे जब आप एक ही बात को घुमा घुमा के बार बार लिख रहे हो। आपको कई आयाम देने पड़ेंगे। यूपीएससी में आपसे किसी भी टॉपिक एक्स का मल्टीपल डायमेंशन पूछता है कि इसके कितने डायमेंशन अवेलेबल है। अगर आपने मेरी कोई भी क्लास की होगी, एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा रहे हो या कॉन्सेप्टर का, आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं हो पाते, ये सभी एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला हुआ है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वो ज्योग्राफी से मिला हुआ है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला है तो वो हिस्ट्री के साथ जो है वो क्या करता है, अपना बेस लेता है। वर्तमान जो है वो इतिहास से अपने सॉल्यूशन ढूंढता है। हर सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की विदेश नीति भारत की आंतरिक जरूरतों को पूरा करती है। अगर भारत को आज चाहिए कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान वापस जो है वो कश्मीर में आतंकवाद ना बढ़े, तो वो अफगानिस्तान के लिए उसकी नीति पहले की नीति से अलग होगी। आज से 1999 की नीति से और आज की नीति में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सालों में भारत की आंतरिक जरूरतें बदल चुकी हैं। भारत आज एक बहुत उभरता हुआ देश है और वैश्विक पटल पर आज भारत बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाता है। तो आज हम 25 साल पुरानी नीतियों को लेकर अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। वी हैव टू थिंक, हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। आज से 20-22 साल पहले हमारे पास 370 जैसी चीज उपलब्ध थी, आज 370 एक जो है वो अतीत बना हुआ है। कश्मीर के हालात अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपको भारत की आंतरिक जरूरतें, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की अंतरराष्ट्रीय जरूरतें, भारत की अर्थव्यवस्था, जनांकिकीय, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का समाज, इन सभी चीजों को आपस में गूंथ कर पढ़ना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और यहां पर अपने बेसिक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मुझे थॉट्स को जनरेट करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे विचारों को मुक्त छोड़ना पड़ेगा और इसको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। चले शुरू करें, बताइए सर। यस, रेडी हैं। एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कराऊं क्लास में? हाँ बताएं। यस, रेडी। ये अब आपको करना है। पेन और पेपर तैयार है? जल्दी बताइए, पेन और पेपर तैयार है? आज आपको इतना मैजिकल चीज सिखाऊंगा कि आपको उसके साथ मजा आना शुरू हो जाएगा। रेडी? जितने भी बिगिनर हो, कोई सब कुछ भूल जाओ। 2 साल की स्ट्रेटजी, आपको पता है जो क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे हल्के फुल्के जवाब नहीं, प्रॉपर आंसर दूंगा। 2 साल की स्ट्रेटजी, 3 साल की स्ट्रेटजी कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर आए हो तो आज बहुत इतना मैजिकल वे सीख कर जाओ कि तुम्हारा सीनियर भी तुम्हारे सामने पसीने जो है वो खा जाए, बोले हाँ भाई इस बच्चे को हमें पता है, ये बच्चा जो है वो आंसर थॉट्स को इवेल्युएट कर लेता है। रेडी? चलिए, ज्यादातर लोगों ने कहा यस सर वी आर रेडी। अब हम एक टॉपिक ले लेते हैं। आज का हॉट टॉपिक सबको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आज हम लोग एक मुद्दा उठाते हैं, सिंपल सा। मैं एक टॉपिक ले लेता हूं, अफगानिस्तान इशू। सबको पता है ये। अब चलिए,
मैं पूरी क्लास को दो हिस्सों में विभाजित कर देता हूं, ठीक है, दो हिस्सों में विभाजित कर देता हूं। एक काम करिए, कुछ लोग उठाइए पेन और पेपर और कन्वेंशनल यानी परंपरागत रूप से लिखना शुरू कर दिए पैराग्राफ में। कुछ लोग पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दीजिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जितने भी, उसमें आधे लोग कम से कम कोशिश करें जैसे वो लिखते चले आए हैं वो लिख ले। और जो ट्रू ओजांकियंस हैं, जिनको बिलीव है कि हमें यहां कुछ नया सीखने को, नया पढ़ने को मिलता है, वो एक सिंपल सा काम करें, वो मेरे साथ आ जाएं और स्पॉन्टेनियस यानी सबसे पहले थॉट्स इवॉल्व करना सीखें। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में आते हैं, थॉट्स को इवॉल्व करना है। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जो दिमाग में इसको संबंधित आ रहा है, एक काम करो, इसको बीच से घेर दो और मल्टीपल जो है ब्रांचेज, जैसे पौधे की जो है वो पेड़ की ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस पे लिख डालो, सब पे लिख डालो, ब्रांच पे लिखो। चलो क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस थॉट्स लिखते हैं। अफगानिस्तान को लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही, अफगानिस्तान का मुद्दा क्या है, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा अफगानिस्तान का मुद्दा। कुछ लोग परंपरागत रूप से लिखे और कुछ लोग जैसे कि ब्रांचेस होती हैं ट्री की, उस तरह से लिखें। चलिए शुरू करिए। सभी लोग इस समय, बहुत समसामयिक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, सभी से संबंधित है ये। खुशबू, आपको एनसीईआरटी वाला बैच ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल करो, ज्वाइन कर लो, खत्म। इवोल्यूशन ऑफ थॉट, सबसे पहले आ जाओ, ठीक है। आने दो, थॉट्स आने दो, जितना हो सके उतने थॉट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थॉट्स को इवॉल्व करना सीखो। आपको मेरे साथ आज से ये वाली आंसर राइटिंग बंद करनी है, आपको इस पे लेकर आऊंगा। आप कहोगे सर वाह क्या बात है, आंसर इस तरह लिखा जाता है। चले, हो गया? और टाइम चाहिए? चलिए, शाबाश, गुड दीपक, वेल डन। अपने पॉइंट्स बताओ मुझे, क्या क्या तुम लोगों ने लिखा, या और टाइम चाहिए तो अब लिखो। अच्छा, आप देखना आप क्या लिखते हैं और मैं क्या यहां पे पॉइंट्स देता हूं। गुड, शाबाश, वंडरफुल। So we are going to write about the Afghanistan issue. ठीक है, राइट। सो नाउ हम थोड़ा सा देखते हैं अफगानिस्तान इशू पे। अफगानिस्तान जब इशू मैंने यूज किया तो यूपीएससी क्या होता है ना, आपके सामने बहुत ही ट्रिक खेलता है। अब मैंने यहां पर अफगानिस्तान इशू में मैंने तालिबान के बारे में बात नहीं की, ठीक है। अब ये इशू मैं ओल्ड इशू यूज कर सकता हूं, प्रेजेंट इशू यूज कर सकता हूं। तो मुझे इशू को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बेस समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। ये बार बार अफगानिस्तान ही क्यों? रशिया, यूएसएसआर ने क्यों, अमेरिका ने क्यों, ये बार बार अफगानिस्तान ही क्यों? ऐसा क्या रखा है वहां पे? एकदम उजाड़ सा पड़ा हुआ है वहां, ना हरियाली ऐसी देखने को मिल रही है, ना बहुत उपजाऊ जमीन। पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 15% वहां पर एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। बहुत अधिक खेती भी होती है, तो अफीम की होती है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है वहां पे। तो ऐसा क्या है जिसके लिए दो महाशक्तियां जो हैं वो अपना पूरा पैसा और अपनी पूरी ताकत, समय, सब कुछ वहां झोंक चुके हैं और आगे भी झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं? और उसके सबसे बड़ा सेगमेंट है, जब आप मुद्दे को समझना चाहते हैं, पहला यार ये है कहां बवाल, ये बवाल मचा क्यों है? नहीं, वहां कोई ऐसी नदियां भी नहीं है, ऐसा जो बेमिसाल जमीनें भी नहीं है, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो है ये मुद्दा जो आ रहा है कि आखिर यहां पर हो क्यों रहा है। पहले यूएसएसआर ने अपना सर पटका, अमेरिका ने सर पटका, दुम दबा के फिर भागा। क्या
क्या हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहला जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति, कहां बाउंड्री लग रही है, कहां सेगमेंट है। अब जैसे इन्होंने लिखा गोल्ड एंड लिथियम, अनुमान है जब तक रिसोर्स का मोबिलाइजेशन नहीं हो जाए, वो गोल्ड और लिथियम निकल के तुम्हारे हाथ में ना आ जाए, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में था, इतनी फौजें थी, उन्होंने गोल्ड और लिथियम निकाल नहीं लिया होगा। तो यह सिर्फ अंदाजा है कि जमीन के नीचे क्या पड़ा है, जब तक मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो उसको प्राइमरी नहीं ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान है कि बवाल मचा क्यों है वहां पर, ठीक है। दूसरा, इस इशू को भारत दो नजरिए से देखना है, इन व्यू ऑफ, ये इशू जो है इन व्यू ऑफ इंडिया एंड इन व्यू ऑफ वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के नजरिए से मुझे देखना है कि बवाल क्या है, ठीक है। मुझे पूरी कहानी, अब कई लोगों ने इतिहास लिख डाला होगा, कई लोगों ने तालिबान पे अपना कलेजा निकाल के रख दिया होगा ना, पहले ये देखो मेरे लिए सिलेबस में कहा गया इंडिया और वर्ल्ड के, भारत के लिए क्या संबंध है। तो हमें पता है कि डूरंड रेखा जो हमारी पीओके के साथ लगती है, वहां से हमारी ये बाउंड्री शेयर होता है। प्राचीन समय में जो गांधार था, अगर हम हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी देखें तो वो भी हमारा क्या था, वो भारत का हिस्सा था। तो कभी ये जो है वो बहुत, आपने देखा कई सिख हिंदू वो सब कुछ जो है वो कहां रह रहे हैं, वो अफगानिस्तान में जो है वो बने हुए हैं। अब धीरे धीरे दूसरा, विश्व के नजरिए से क्या ये हमारा जो एशिया का जो चाबी है सेंट्रल एशिया की, वो क्या अफगानिस्तान के पास है? क्या यूरोप में एंट्री करने के लिए सेगमेंट्स है? क्या चाइना और बाकी सभी देशों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, कि इस निर्जन देश में भी वो अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट। तो ये हमें जो है यहां पर दूसरा सबसे बड़ा इशू यहां पर देखना पड़ेगा। अब इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी कंसर्न में इसमें एंगल ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, एंगल ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, एंगल ऑफ चाइना भी जुड़ गया है, एंगल ऑफ चाइना भी जुड़ गया। वर्ल्ड के लिए चाहे यूएस हो गया और चाहे चाइना हो गया, इधर जो है वो हाल ही में जो रशिया हो गया, इनके बेसिक इशू क्या है और पाकिस्तान का इशू क्या है, ये इनके साथ क्यों महत्वपूर्ण है, राइट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब अफगानिस्तान के अंदर चलते हैं, ये तो पहला हो गया, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। तीसरा, इसका हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या है, पश्तून्स क्या हैं, सबसे बड़ी आबादी किसकी है वहां पे, ठीक है। तो वो पश्तूनों की आबादी कैसी है, किस तरह के लोग रहे हैं वो लोग, किस तरह का कबीलियाई यानी कि जो ट्राइबल वहां पे कल्चर किस प्रकार का रहा है। तो ये हमने बेसिक इसके बारे में एक सोचना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली यही सोच रहा है, हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया कि आखिर वहां के लोग, अंग्रेज जो वहां गए क्यों नहीं उसको जीत पाए, ठीक है, या रशियंस गए क्यों नहीं जीत पाए, इससे पहले ब्रिटिशर्स गए थे नहीं जीत पाए, यूएस वाले नहीं जीत पाए, आखिर ऐसी वहां क्या खास बात है, वहां के लोगों में ऐसे कौन से लोग हैं, जो वहां के पठान है, जो वहां के पश्तून है, वहां पे ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, हमेशा जो है वो अपनी आजादी को जो है बहुत इंपॉर्टेंस देती है। अभी आप देखिए कि जो वहां पर पंशेर एरिया है, ठीक है, जैसे 5 शेरों का एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर भी अब तालिबान के खिलाफ वो लोगों ने आजादी की लड़ाई को उन्होंने मुहिम उठा लिया है, अपना अलग झंडा कर लिया है कि हम जो है नहीं झुकेंगे। तो हमेशा ये कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल सेगमेंट्स रहे जिसकी वजह से, और कैसी ज्योग्राफिकल लोकेशन रही है, चाहे वो तोरा बोरा की पहाड़ियां रही हो, चाहे वहां की बहुत दुर्गम पहाड़ियां रही हो, कि अमेरिका और रशिया जैसी जो है भयानक ताकतें भी वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई हैं। अगला देखते हैं हम लोग। इसके बाद अब यहां पर एक एंगल आता है, एंगल ऑफ तालिबान, ठीक है। तालिबान क्या है बेसिकली, यह इशू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड के लिए एक जो एंगल ऑफ कंसर्न है वो हमारा तालिबान है, ठीक है। तो तालिबान जो हनफी स्कूल ऑफ इस्लाम है, जो इस तरह की बात को करता है, तालिबान, तालिब मतलब यह जो है वो तालिब मीन्स छात्र, पीपल, और तालिबान का मतलब इस तरह के छात्रों का समूह हो गया। तो तालिबान क्या है, ये शरिया क्या है, इसमें एक शरिया का एंगल आ रहा है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, हनफी स्कूल ऑफ थॉट किसे कहते हैं, जिनको ये मान्यता करते हैं। महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अफगानिस्तान, अभी जैसे किसी ने लिखा कि वहां पर ढेर सारा सोर्सेज है, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक्स की बजाय धर्म को मान्यता दे रही हो, वो क्या उस रिसोर्स का क्या करेगी। अफ्रीका में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर आतंकवाद है, जहां पर जो है कोई वैज्ञानिक काम नहीं हो रहा और उनके पास बहुत बेहिसाब रिसोर्सेज हैं। अफ्रीका को बेसिकली जो है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन क्या हुआ, सबसे ज्यादा गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, पिछड़ापन, सब कुछ अफ्रीका के पास है। तो रिसोर्स जमीन के नीचे पड़े होने से कुछ नहीं होगा। सवाल है कि आपकी गवर्नमेंट कैसी है, आपके यहां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैसे हो रहे हैं, पूरी दुनिया इसको किस रूप में ले रही है, तो इस कंडीशन में आप अपने रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कर पाते हैं। क्लियर है? तो अब आप क्या देख रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन है, भारत के लिए क्या खतरा है, तालिबान का इशू क्या है, इशू ऑफ तालिबान क्या है, इसमें तालिबान एंड पाकिस्तान ये किस रूप में हमारे सामने आएगा। तो अब यहां पर इशू आ गया रीजनल इंबैलेंसेस का, रीजनल सिक्योरिटी का, क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया,
तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में अपने आप आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसमें आपने कितना लिखा कितना नहीं लिखा, ठीक है। अब इसमें इंडिया का कंसर्न आ गया कि इंडिया ने बहुत ढेर सारे वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए। सलमा डैम का आपने देखा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अब भारत का क्या होगा? भारत ने जो है वो $2 बिलियन से ज्यादा वहां लगाए, वो हमारे किस रूप में आएंगे? वहां से लोग जो भाग कर आ रहे हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं हो सकते हैं? या हमने जो है वो ढेर सारे लोगों शरणार्थियों को लेने की बात कर रहे हैं? तुर्की जो एक इस्लामिक खलीफा के शासन को मानता है, उसने बाउंड्री क्यों बनवा दी और अफगानी लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? तो किस तरह का मानवतावादी जो है वो एक संकट आ रहा है। अब इसमें अब क्या हुआ? आपने थॉट्स को इवेल्युएट कर लिया, अब आप थॉट्स को जनरेट करोगे। तो इवेल्युएशन में क्या हुआ? जो मेरे पहले बात दिमाग में आई, पहले बोला भैया अफगानिस्तान का भूगोल क्या है। सबसे पहले इतिहास, भूगोल, पॉलिटी ये तो जानते हो ना। तो सबसे पहले इवोल्यूशन बोले भूगोल क्या है, कहां है ये है अफगानिस्तान, है कहां? तो जो बिगिनर बच्चा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा करे, ये अफगानिस्तान है कहां? बहुत नाम सुना है, ये है कहां? पहले भूगोल देख लो, फिर इसका इतिहास देख लो कि यही बवाल बार बार, यही इसका बवाल क्यों हो रहा है? जब से पैदा हुआ इसी का नाम आता चला जा रहा है। तो आखिर बवाल क्या? तुम्हारे पैदा होने से पहले के बवाल क्यों मचा हुआ? तो इसका इतिहास जान लो, ठीक है। तो अब इसको लेकर भारत में इतना कंसर्न क्यों हो रहा है? भारत का मीडिया तालिबान तालिबान क्यों चिल्ला रहा है? इसकी पॉलिटी समझ लो। तो ये बेसिक सेगमेंट्स जो है वो समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हमारे ऊपर जो असर पड़ने वाला है उसको समझ लो। तो अब जब ये बेसिक क्वेश्चन जान लिए तो अब थॉट्स इवोल्यूट, आपके इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स हो गए, अब जनरेशन ऑफ थॉट्स। अब सवाल है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगी। तो एक ऐसी संस्था है जो पूरे संसार में जो है वो जहां जहां बात आ रही, पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है इसको किसी ने नींद की दवा देके सुला दिया। यूनाइटेड नेशंस कर क्या रहा है अभी तक? वहां पे रेस्क्यू मिशंस क्या कर रहे हैं? नाटो क्या काम कर रहा है जो यहां पर इतने समय से था? नाटो क्या काम कर रहा है? ये अमेरिका समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में इसका एक भी कहीं बंदूक छूट जाए, इसका एक हेलीकॉप्टर छूट गया था वहां जाके घुस के उड़ा के चले आए, जो है वो जब क्या नाम है अफ्रीका में आतंकवादियों का हाथ लगा था। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? यहां इनके बख्तर बैंक टैंक, यहां पे इनके हथियार, सब बड़े बड़े जखीरे जो हैं वो अफगानी जो तालिबानी सैनिक है उनके हाथ लग गए और इनको कोई पता नहीं है। अचानक से ये भाग गए सारा सामान छोड़ के, कुछ बहुत गड़बड़ सी लग रही बात। तो जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो क्या काम कर रही है यहां पर? तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है यहां पर संकट आ रहा है। भारत सरकार किसको मान्यता देगी? वो अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दे रही थी, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार को। अब वो तालिबान के साथ क्या करेगी? उसको मान्यता देगी या नहीं देगी? बड़ा अब यहां पर क्या हो रहा है, आप जो है जनरेशन ऑफ थॉट्स के साथ आप जा रहे हैं। क्वेश्चन आप पूछेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पूछिए, सरकार देगी या नहीं देगी मान्यता? भारत के ऊपर खतरा है या नहीं है? क्या खतरा केवल भारत के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं है? क्योंकि टीपीपी के आतंकवादियों को इन्होंने तुरंत छोड़ दिया, जो उसके जो जेल में बंद थे छोड़ दिया। अब ये क्या पाकिस्तान में बम नहीं छूटेगा? क्योंकि भस्मासुर का एक कॉन्सेप्ट है कि भस्मासुर अपने सर पे ही हाथ रखता है। जिसने भस्मासुर को पैदा किया, भस्मासुर ने उसकी ऐसी तैसी कर ली। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। तो अब इसके बाद हमने जो है वो जनरेशन ऑफ थॉट्स किया। तो अब आपने क्या देखा कि कुछ देर पहले, मुझे ईमानदारी से बताइए, जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन लिख रहे थे वो इतने थॉट जनरेट कर पाए, और जो इसके जो है इसके थॉट मैपिंग कर रहे थे वो ज्यादा थॉट जनरेट कर पाए? चलिए बताइए मुझे। प्लीज। भारत को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करना चाहिए जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। क्लियर हुआ? क्या ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिले? कोई बात नहीं है, लेट्स ट्राई। अब इसको रीअरेंज करना है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? इसको मुझे रीअरेंज करना है। अफगानिस्तान इश्यू में मुझे सबसे पहला पॉइंट कौन सा रखा है? मैंने ये सारा अपना जो है जितना भी यहां पर अपनी किताब पे अपने जितने थॉट्स हैं मैंने सब उठा के डाल दिया। अब सबसे पहले जब हम अफगानिस्तान इश्यू की बात करेंगे, हम इसको पहला नंबर दे सकते हैं, फिर हम इसको दूसरा नंबर दे सकते हैं, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव है, फिर हम इसको चौथा नंबर, पांचवा नंबर दे सकते हैं, तीसरा नंबर हम तालिबान को दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं। हम मेरे जो थॉट्स जनरेट हुए थे, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। जो थॉट्स मेरे जनरेट हो रहे थे उसको मैंने अब रीअरेंज करना शुरू कर दिया। इट मे बी पॉसिबल कि मैं ये वाला पॉइंट छोड़ दूं, ये मेरी चॉइस है भाई। मेरे पास ज्यादा थॉट्स हैं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अब मैंने इसको स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है, मैंने इसको छोड़ दिया। मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन हो रहा है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और तुर्की बाउंड्री बना रहा है।
तो कुछ तो बवाल है, कुछ तो है। और पहले कुछ दिन पहले वो खलीफा के शासन में वो सारे इस्लामिक कंट्री का जो है बॉस बनने के चक्कर में था। तो ऐसा कैसे हो गया, तुम इस्लामिक कंट्री के बॉस बने हुए हो और अफगानिस्तान से जो लोग भाग रहे हैं वो इस्लाम को मानने वाले हैं, तुम्हें उनको शरण देनी चाहिए थी, तुम जो भागे भागे घूम रहे हो। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये डबल गेम जो है पूरी दुनिया में भयानक चल रहा है। इस समय अफगानिस्तान ऐसी भयानक शय और मात हो चुकी है जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में कौन इस गेम को लीड कर रहा है। इतनी धुंध फैल गई है कि यही नहीं पता चल रहा है लीड कौन कर रहा है इस गेम को, ये गेम खेल कौन रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई खिलाड़ी है, गेम का मास्टरमाइंड पता ही नहीं चल रहा है कि गेम का मास्टरमाइंड है कौन। ठीक है, जो गेम खेल रहा है, जो मास्टरमाइंड है, वही अपने आप को खिलाड़ी भी कह रहा है। तो यहां पर हम इस तरह से इसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम हो सकता है सेकंड नंबर इसको दे दें, हम इसकी हिस्टोरिकल थॉट्स को लिखें कि अफगानिस्तान ही क्यों, हम इस मुद्दे पर बात करना शुरू करें। सो इस तरह से हम करते हुए बहुत से अपने थॉट्स को लगातार जनरेट कर सकते हैं, बहुत सी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, जाति आधारित जनगणना। आपने इसके बारे में सुना होगा, आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है, जात आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस। चलो अब चले, सभी ओजांकियंस रेडी हैं? चलो अब एक काम करो, सबसे पहले बिना डर के, मजा आ रहा है पहले हाँ या ना बताओ, सर हाँ मजा आ रहा है, कुछ हमने नया किया। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, आपके ऊपर लोड खत्म हो जाता है, अरे यार स्टार्टिंग कहां से करें, अरे यार बॉडी क्या लिखें, अरे यार कंक्लूजन क्या लिखें, सब भाड़ में जाए। पहले मुझे अपने थॉट्स को इवॉल्व करना है। तो जब से सबसे पहले जो है तुम्हारे पास इस टॉपिक को लेकर, आपको पता है बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, डिबेट चल रही नेशनल लेवल पे, इस पर थॉट्स इवैल्यूएट कर दो, जल्दी से खटाक से थॉट इवैल्यूएट करो। जो दिमाग में स्पॉन्टेनियस आ रहा है उसको पकड़ के सबसे पहले इसको फैला दो। सबसे पहले जाति आधारित, सबको पता है भारत में हो तो कहते ना वो एक कहानी, जो नहीं जाती है वही है जाति। ठीक है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जाति आधारित जनगणना के बारे में, कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए खटाक से जो है इस पर कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। सब लोग शुरू हो जाइए, जो भी आ रहा है बिल्कुल। जिस दिन दिमाग से ये बोझ हट जाता ना पैराग्राफ का, दिमाग अपने आप जो है वो सोचना शुरू कर। अभी मैं कह रहा हूं हर क्लास, इस क्लास में कम से कम 5 से 7 पॉइंट्स अभी मेरा हर बच्चा देगा। चलिए शुरू करिए, शाबाश। देखो आ गया जवाब, पूजा चौबे का, बहुत बढ़िया। पूजा ये जो है अग्रवाल हैं, स्वीटी अग्रवाल, इनका भी जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। गुड, ओंकार नाथ उपाध्याय, वेरी गुड, शाबाश। पॉइंट्स दो मुझे, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रियांशु शर्मा, बहुत बढ़िया। बेसिक, सबसे पहले इसमें से टॉपिक्स उठा लो, दिमाग को उठाओ। सबसे पहले ये जनगणना क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस। ठीक है, सेंसस क्या होता है, सबसे पहले जनगणना होती क्या है, मैं मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो जनगणना जैसे इन्होंने बताया कि हर 10 साल पर, इन एवरी 10 ईयर्स, क्या इसका कोई हिस्ट्री है? हाँ हिस्ट्री, लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई। ठीक है, तो अब यहां से इसकी एक हिस्ट्री बनी हुई है। तो जनगणना हर 10 साल में होती है, इसके क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहले हम यहां पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, जो जाति है वो स्पेसिफिक है, यानी हम कास्ट बेस पे बात करेंगे। तो यानी कि समाज में अभी तक हम ये बात करते थे कि कौन, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने जो है वर्क एज पॉपुलेशन है, कितनी हमारे यहां जो वर्कफोर्स अवेलेबल है, हम इसके बारे में बात करते थे। ठीक है, घर कितने हैं, मकान कितने, हम सेंसस में इन सब चारे पॉइंट्स को लेकर। अब हम बात करेंगे कास्ट बेस पे। हमें पता है कि कास्ट हमारे यहां विभाजन का एक कारण भी बनता है, और वहीं इसके जो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो कास्ट के आधार पर वो अपनी आर्थिक प्रगति में पिछड़े हुए हैं। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कितने लोगों ने जनगणना के बारे में लिखा, जल्दी मुझे बताइए। एक बच्चे ने तो मुझे जवाब दे दिया, शाबाश, वेल डन। तो सबसे पहले ये सेंसस होता क्या, जनगणना कहते किसको है? ठीक है, कौन कराता है? ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मंत्रालय कौन सा, विभाग कौन सा है इसके याद। ठीक है, कौन सबसे बड़ा इसका अधिकारी होता है, याद है आप लोगों को? शाबाश, गुड। फिर कास्ट क्या है, जाति क्या है, डिफिनीशन हमें बताना पड़ेगा इसके सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट पे। तो अभी तक जो हमारा सेंसस होता था इसके पैरामीटर्स क्या हैं?
ठीक है, हमारा सेंसस किस पैरामीटर पे काम करता था? अगर हम जाति आधारित करते तो हम इसकी आवश्यकता क्यों, वाई वी नीडेड, ठीक है, आवश्यकता क्यों, क्या हम कर रहे थे? जैसे सच्चर कमेटी में हमने अल्पसंख्यकों के लिए बनाया कि भाई ये पिछड़े हुए हमें इस काम करना है, तो जाति आधारित इससे विभाजन ज्यादा बढ़ेगा, या हम उनकी जो है वो माइक्रो लेवल एनालिसिस कर पाएंगे कि जातियों में कितने लोग जो विभाजित हैं? या ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिक्स जातियों को पकड़े और अपनी जातियों को लेकर एक पॉलिटिकल आंदोलन शुरू कर दे, ठीक है? तो यहां पर भी चूंकि हमारा पॉलिटिक्स हमेशा से जातियों को लेकर एक खिलवाड़ करता रहा है, तो आवश्यकता इसकी क्यों है, हम ये पहले बात करेंगे। या इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्या ये हमारे समाज में ज्यादा विभाजन करने की बात करेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सेंसस में हम ये क्या जातियों के आधार पर जो जनगणना है जाति आधारित, ये क्या हमारा क्षेत्रीय विभाजन तय करता है, रीजनल डिसबैलेंस, क्षेत्रीय विभाजन तय करता है, रीजनल डिसबैलेंसेस यानी कि जो असंतुलन को तय करता है, ये क्या चीज है, ठीक है? क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसके लाभ क्या होंगे, इसकी हानियां क्या होंगी? बेसिक इवोल्यूशन करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? गुड। सो दिस इज द फंडामेंटल जो हमें समझना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या करने, थॉट्स को इवेल्युएट करने। अब हो सकता है कि ये वाला पॉइंट हमारा सबसे लास्ट में बने, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट बन जाए, ठीक है? ये हमारा दूसरा पॉइंट बन जाए, ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाए, चौथा पॉइंट बन जाए, ये हमारा सबसे लास्ट में 5 पॉइंट। इस तरह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अब आज से जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली उसको लिखना बंद कर दीजिए, पहले इस तरह से उसके थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस को आज से आप शुरू करेंगे। क्लियर है? आप जो है इसके साथ शुरू करना शुरू कर देंगे। और आंसर राइटिंग जो होता है, याद रखिएगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं, आंसर राइटिंग जो सेगमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आंसर राइटिंग कहते हैं। इसमें मैं एक नया सेगमेंट जोड़ रहा हूं आंसर राइटिंग के साथ साथ। आपको लोग को लगता है कि जो मुझे समझ में आया, जिस सब्जेक्ट में जानकारी, उसको आंसर राइटिंग कहते हैं ना। देयर इज अनदर थिंग। अगर मुझे टॉपर बनना है, मैंने जितनी टॉपर्स की कॉपियां देखी हैं या उनकी राइटिंग्स को देखा है, वो पावर राइटिंग करते हैं, वो आंसर राइटिंग नहीं करते। देयर इज अ न्यू थिंग दैट इज अ पावर राइटिंग। पावर राइटिंग जैसे गाड़ी होती है, तो भाई एक नैनो भी है, वो भी कहते हैं भैया 4 पहिए गाड़ी आगे लेके, फॉर्च्यूनर भी है, ठीक है? तो अब उसमें क्या होता है, फॉर्च्यूनर के साथ क्या होता है, उसकी पावर होती है, वो ऑफ रोडिंग भी चल सकती है, मतलब जब बहुत सड़क टूटी फाटी हो तब भी वो आराम से स्मूथली चलती है, ठीक? कारण क्या होता है, वो उसके सस्पेंशन, उसकी इंजन की पावर, वो सारी जो है वो रॉयल्टी वो उसके साथ होती है। तो दोनों गाड़ियों में क्या अंतर? जैसे हमारा कठिन क्वेश्चन आ गया तो मुझे घबराना नहीं है, मुझे वो उसके साथ चलना है, स्मूथली सेल करना है, ठीक है? तो वहां पावर मेरे पास होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि भाई ये गाड़ी बहुत महंगी है, गाड़ी बहुत पावरफुल है, गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है? जैसे तो हम उसको लेकर आते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में जिप्सी हो गई, जो मिलिट्री वालों के पास होती है, फॉर्च्यूनर हो गई। तो बेसिकली गाड़ियां दोनों है, दोनों कारें हैं। तो आंसर राइटिंग, अरे साहब हमें जो थॉट्स आ रहे हैं हम उसको लिखते चले जाएंगे। एक होता है पावर राइटिंग। पावर राइटिंग यानी कि मैं किसी भी कंडीशन में, चाहे क्वेश्चन टफ हो, चाहे कॉन्फ्लिक्टिंग हो, चाहे विवाद आधारित हो, जैसे अभी जाति का क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा जो है ये विवादित प्रश्न हो सकता है, इसमें थॉट प्रोसेस को बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे कितने भी कठिन क्वेश्चन दे दो, मैं अपनी स्टेयरिंग को हमेशा बना के रखूंगा, इसको बोलते हैं पावर राइटिंग। तो जनरली हमारे जो यूपीएससी में प्रिपरेशन करते हैं, सर मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मैं उल्टा जा रहा हूं, मुझे पावर राइटिंग करनी है। मैं एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पावर राइटिंग की मैथोलॉजीज होती हैं उनको लेकर आ रहा हूं आपके सामने, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर राइटिंग कोर्सेज। पावर राइटिंग एक बड़ा अलग सेगमेंट है। पावर राइटिंग में दोनों एंड मिटिगेट होते हैं, यानी पहला एंड मेरे थॉट्स प्रॉपर्ली स्पॉन्टेनियस रूप से जनरेट होने चाहिए, और मेथड्स ऑफ, मतलब एक एक लाइन, एक एक एग्जांपल डिफाइन होता है, और लास्ट पॉइंट पर मुझे जितनी भी तरह की तुम डिमांड करते हो, यूजुअली 6 तरह की डिमांड यूपीएससी करता है, 6 तरह के क्वेश्चंस की डिमांड, 6 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की डिमांड वो करता है, अलग अलग तरीके से, ट्विस्ट करने वाला। सिर्फ नॉलेज नहीं, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके ही बदल जाते हैं, वो बहुत टफ कर देता है, अचानक से ऑफ रोड कर देता है। और वहां पर हमने देखा कि उसको मैं कैसे मिटिगेट करूं। जो उसको मिटिगेट कर लेता उसी को हम लोग पावर राइटर्स बोलते हैं, यानी वो हर तरह की यूपीएससी की डिमांड पूरी कर देगा। और पावर राइटिंग का यही कोर्स में जो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के आंसर राइटिंग के लिए,
और वो मैं शुरू कर रहा हूं 1 सितंबर से। बहुत से बच्चे मेरे साथ इसके साथ जुड़ चुके हैं, कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई लोग डायलेमा में हैं। अब ये आपको हर जगह मदद करेगा, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अभी आप अपने स्कूल्स में हो, चाहे आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक मैथोलॉजीज है जिसके माध्यम से आप अपनी पावर राइटिंग को कई गुना बढ़ा सकते हो। दिस इज नॉट द आंसर राइटिंग कोर्स, दिस इज द पावर राइटिंग कोर्स। पावर मींस यू विल बी हाईली इंपावर्ड। अच्छा लो, मेरे को टफ क्वेश्चन दो, मैं इसको करके दिखाता हूं। सो पावर का मतलब होता है भाई गाड़ी चढ़ाई पर है, जो कोई बात नहीं है, फॉर्च्यूनर चढ़ जाएगी, ठीक है। गाड़ी ढाल पे, कोई बात नहीं, गाड़ी फिसलेगी नहीं। आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल। व्हेन यू हैव अ कंट्रोल इन योर आंसर राइटिंग, कंट्रोल इन योर आंसर राइटिंग, दैट इज नोन एज पावर राइटिंग। इसी को हम लोग पावर राइटिंग कहते हैं। सो आई एम लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द पावर राइटिंग, वेयर यू हैव द कंट्रोल ओवर द आंसर राइटिंग। जब आप आंसर राइटिंग पे कंट्रोलिंग पा जाओ, कब मुझे स्पीड बढ़ानी है, कब डाउनफॉल पे आना है, कब मुझे कठिन सवालों का किस तरह से जवाब देना है, कैसे मुझे प्रिसीजन लेकर आना है, कैसे मुझे थॉट्स मल्टी डायमेंशनल में रखने हैं, मुझे कंक्लूजन देना है या नहीं देना है, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन योर हैंड, definitely it is known as power writing. So I'm going to launch this particular course of power writing. It will be very benefited by you by this course. बहुत मजा आएगा तुम्हें इसमें, और तुम्हें एक कंट्रोल मिल जाएगा कि हाँ मेरे हाथ में, मेरे हाथ जो है वो कंट्रोल आ चुका है। सो मेक श्योर हम जल्दी इस पे मिलते हैं। जो लोग अभी इसके साथ नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं, काफी ह्यूज इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। सो मेक श्योर यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। कल मैं आता हूं और पावर राइटिंग के 20 सेटअप्स के बारे में बात करता हूं। 20 गुण आपके अंदर होने चाहिए जहां पर आप अपनी पावर राइटिंग को इनहैंस कर पाते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, मिलता हूं जल्दी ही में। थैंक यू सो मच। जैसे प्रियांशु ने बोला क्या इसमें एस्से राइटिंग होगी, जिसको पावर राइटिंग आ गई वो एस्से, लेटर्स, आपकी जो प्रेसिस राइटिंग, जो आपको पता है कि आपको जो है कंपलसरी पेपर में लिखना होगा, और आंसर राइटिंग। इसीलिए मैंने इसको आंसर राइटिंग नाम नहीं दिया है, मैंने इसको पावर राइटिंग नाम दिया। पावर मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव द पावर, जब आपके पास गाड़ी में पावर है तो आप चढ़ाई पे भी चढ़ जाते हो, आप गड्ढों में भी उतर जाते हो, आप जो रेगिस्तानी इलाकों में भी चले जाते हो। आप देखिए जो बड़ी बड़ी हमर जैसी गाड़ियां आती हैं वो कहीं भी चल देती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू हैव द पावर यू हैव कंट्रोल। जब आपके पास पावर है, कंट्रोल है, तो फिर आप कहीं भी, चाहे वो आपकी चढ़ाई हो, ढलान हो, गड्ढे हो, रेतीला मैदान हो, दलदल हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे टफ हो, समालोचनात्मक हो, आलोचनात्मक हो, समीक्षात्मक हो, अपना व्यू देने का क्वेश्चन हो, चलो भाई हम रेडी हैं, आई एम रेडी, मैं इसको जो है कर सकता हूं, बिकॉज यू हैव पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स। मैं इसमें अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने नए डायमेंशंस जो है वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। मेक श्योर, चलिए मिलते हैं, इसमें मजा आएगा। थैंक यू सो मच। और एनसीईआरटी आंदोलन से जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।